गुड मॉर्निंग। जग रहे हो कि सो रहे हो? आज हम कोशिश करेंगे WP 1.5-2 घंटे में समअप करने का। उसके बाद एक ब्रेक लेंगे एंड देन सर्कुलर फिनिश करेंगे। तो कल हुआ नहीं था ना अपना लेक्चर, तो फिर आज हमने सर्कुलर को इसके साथ में कंप्लीट करेंगे और फिर कल रोटेशन, परसों ग्रेविटेशन और फिर क्लास 12 फिजिक्स चालू कर देंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पावर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम एक क्वेश्चन या दो ही क्वेश्चन मान के चलो, मिनिमम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। अब 2 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं मतलब इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज मान सकते हो तुम नीट के हिसाब से। टॉपिक बहुत आसान है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, वर्क का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, पावर का कॉन्सेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन, उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन में 3 पॉइंट, रिकॉइल ऑफ गन उसको तो हम करेंगे भी नहीं अभी, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब काफी इंपॉर्टेंट है और लास्ट में कोलिजन, और ये चैप्टर फिनिश। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होती है हमारी वर्क से। तो फिजिक्स में जो वर्क की हम बात करते हैं, फिजिक्स में तो हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं? जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस कर दे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करते समय हम ये कहते हैं कि भैया कि कोई भी फोर्स जो मोशन के परपेंडिकुलर ना हो, मोशन के क्या ना हो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर छोड़ के होना चाहिए, तो हम उस फोर्स के कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। वर्क होने के लिए 2 कंडीशन नेसेसरी है, पहला फोर्स होना चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर। एक्सेप्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर वर्क। तो देखो, सबसे पहला जो बेसिक एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर। इसी को हम क्या लिखते हैं? W बराबर एफ डी कॉस थीटा बराबर है। मतलब यहां पर इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं, W बराबर F डॉट डी परपेंडिकुलर, या फिर W बराबर लिख देते हैं F परपेंडिकुलर इंटू टी बराबर। और इसकी कहानी यदि इसको डायग्रामेटिकली यदि हमें बताना हो तो ऐसे है भाई कि मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है m मास का, यदि इसमें डिस्प्लेसमेंट d है और ये इधर यदि फोर्स है एट एन एंगल थीटा, तो हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे? ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा। इनका प्रोडक्ट क्या बोल जाएगा? वर्क। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है कि मान लो तुम्हारे पास F वेक्टर कुछ ऐसे गिवन है, F1 i कैप प्लस F1 F2 j कैप प्लस F3 k कैप, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, और डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हें दिया हुआ है, मान लेते हैं एक्स आई कैप, या फिर सिंपल लिख देता हूं D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप प्लस D3 k कैप। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख देते हैं? W बराबर होगा वही F वेक्टर डॉट D वेक्टर, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस आई कैप वाले को मल्टीप्लाई किया तो F1 D1 प्लस F2 D2 और प्लस F3 D3। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसी को ही एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है। इसके बाद थर्ड जो तरीका है वर्क को एक्सप्रेस करने का, वो क्या है तुम्हारा? थर्ड मेथड कौन सी है? कि यदि फोर्स क्या हो? वेरिएबल। फोर्स क्या हो? वेरिएबल फोर्स यदि तुम्हारे पास में है, वेरिएबल फोर्स यदि तुम्हारे पास में है, तो W बराबर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। पर इसी को एक्सपांड करके हम कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन fx dx और लिमिट x1 से x2 प्लस इंटीग्रेशन fy dy और y1 से y2 और प्लस तीसरा fz dz और z1 से z2 बराबर। और चौथा तरीका क्या बच गया अब इसमें? चौथा क्या बच गया? इंटीग्रेशन F डॉट dr का क्या मतलब है? एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है,
हाँ, अब इसमें एक चीज याद रखना, एग्जामिनर को थोड़ा सा यदि आपको घुमाना है तो वो क्या कर देता है, कभी कभी वो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे देता है। तो इसका आंसर निकालने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, मास से। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे देता है, तो तुम्हें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है और उस एरिया में किसका मल्टीप्लाई कर देना है, मास का। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, क्या तुम्हारा वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बोलो क्या वर्क डन तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फोर्स करता है क्या, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो करता है, तो वर्क करेगा क्या, हाँ करेगा, क्योंकि एक कंपोनेंट ऐसा है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो चूंकि वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। अब इसमें असर्शन रीजन का सवाल आ सकता है, तो करेक्ट रीजन क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमारा वर्क डन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो यहां पर ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को मैंने अभी से ही ले दिया है, अदरवाइज ये बाद में आता है, लेकिन क्या है हमको रिवीजन करना है तो फास्ट फॉरवर्ड में पॉइंट्स कवर करने हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, बल्कि किस पे करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, बराबर। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में एक पूरे साइकिल में या पूरे लूप में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो। पूरे लूप का वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। एग्जांपल कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक, रिस्टोरिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखना ऑल दी सेंट्रल फोर्सेस, हालांकि मैंने ग्रेविटेशन फोर्स बोल दिया तो वो सेंट्रल फोर्स ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला वो भी सेंट्रल फोर्स ही है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव कौन सा होता है भैया, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन क्या होता है, पाथ पर डिपेंड करता है। तुमको क्लासेस में तुम्हारे में एक एग्जांपल कराया होगा जिसमें फ्रिक्शन का वर्क डन निकलवाया होगा, शायद लगभग एग्जाम्पल ऐसे कराया होगा, एक पॉइंट ए यहां से लिया होगा, यहां से पहले उसको यहां पर बी पे लेके गए होंगे, फिर यहां से यहां पर लेके गए होंगे सी पे, ठीक है, और इसको 3 दिया होगा, इसको 4 दिया होगा, और तुमने जब पहली बार इस सवाल को किया होगा तो तुमने यहां से डिस्प्लेसमेंट 5 निकाल लिया होगा और सवाल का आंसर गलत किया होगा, क्योंकि हर बच्चा पहली बार जब इस सवाल को करता है तो गलत ही करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके दिमाग में फिक्स होता है कि वर्क डन बराबर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या करता है, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट ले लेता है, तो वो 5 से मल्टीप्लाई करता है, जबकि 3 + 4 7 होगा। ठीक है, याद है ना, यही कराया होगा, क्योंकि 99% टीचर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। हाँ, मैंने 3 4 5 बताया, हो सकता है उन्होंने 6 8 10 करा दिया होगा, ठीक है। हाँ, इसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होता है, फिर ये रिकवरेबल नहीं होता है, ठीक है। यहां पर हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस फोर्स, 3 है। सिंपल चीजें हैं, याद होंगी तुम्हें। एक रिकॉलिंग है फास्ट। अब यहां पर हमारे पास में पहला सवाल आ रहा है, पहले सवाल को देखिए। बहुत आसान सवाल मैंने पहला इसलिए दिया ताकि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए भाई, पहला सवाल गलत ना हो करके। देखो क्या है, a body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a 5 Newton force. If the work done is 25 joule, then the angle between the force and direction of motion of the body. तो भैया तुम्हारा W बराबर क्या आएगा, F D cos थीटा। W कितना दिया 25, फोर्स कितना दिया 5, डिस्प्लेसमेंट 10, थीटा निकालना है cos थीटा। बोलो भाई cos थीटा कितना आ जाएगा, 5 10 50, 25/50, मतलब कितना हो गया 1/2। तो थीटा कितना आएगा बोलो, 60 या 30, 60 डिग्री। तो पहला सवाल गलत ना हो इसलिए बहुत आसान सवाल दिया। आज के लेक्चर में वर्क एनर्जी पावर में भी लगभग मोर देन 20 क्वेश्चन होंगे, मैंने गिने नहीं है, पर हमको कंप्लीट करने हैं। अब देखो
तो यदि ये सोच रहे हो कि यहां पे कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें होंगी तो नहीं होंगी, बात समझ में आ रही है। हमारा मोटो है कि हमारे फिजिक्स में 120 प्लस आ जाने चाहिए अभी, तो मैं 120 के हिसाब से तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन करा के लूंगा। 120 प्लस ही आएंगे, कम नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। जितना मैं करा रहा हूं उतना करना है बस। जितने सवाल मैंने यहां पे बताए उनको देखो, यदि वो आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो तब टेंशन वाली बात है। हाँ, a uniform force of 3i cap plus j cap Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence the particle is displaced from position this to this. The work done by the force on the particle. तो भैया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 4i माइनस 2i, तो बच गया 2i। ये तो है नहीं यहाँ पर, तो 3j कैप आ जाएगा, और माइनस के माइनस माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2k कैप। अब यहां पर देखो क्या फोर्स, क्या ये वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है क्या, कांस्टेंट है ना भाई, 2 3 माइनस 2 नंबर आ रहा है। और फोर्स वेरिएबल है क्या, नहीं, फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है। एफ वेक्टर कितना दिया गया है, 3i कैप प्लस j कैप। तो वर्क डन सीधा सीधा क्या आएगा मेरे पास में बेटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 3 दूना 6 प्लस 3, आंसर आ गया 9 जूल। सवाल खत्म। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ही सवाल देखो, एक बात ध्यान रखो, नीट के पेपर में 35 सवाल ऐसे होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पर होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक एनटीए को भी मालूम है कि भैया कौन बच्चा कितनी स्पीड में कर सकता है, उसी के लिए बनाया है। नहीं तो हर बच्चा जो सिर्फ कोचिंग पढ़े वही सवालों को करे, ऐसा नहीं है। उनकी भी चाहत है कि भैया कम से कम उनको देख के पेपर में लगना चाहिए कि 30-35 सवाल हमसे बन जा रहे हैं नॉर्मल बच्चे से जो पढ़ रहा है बिना कोचिंग के। तो ये कहानी होती है। बाकी जो कोचिंग होती है वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में रखती है, सिस्टम में रखती है, यही खेल है कोचिंग का। चलो यहां पर क्या दिया गया है, अ बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव इन वाई डायरेक्शन। तो यहां पर क्या लगा दिया, एक वर्ड लगा दिया कंस्ट्रेन। कौन सी डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का। इस पे फोर्स दिया गया है कितना, माइनस 2i कैप। फोर्स क्या दिया गया है, माइनस 2i कैप प्लस 15j कैप प्लस का 6k कैप। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10j कैप। अब ये यहां पर j कैप गलती से लिखा गया, वो 10 मीटर ही होना चाहिए था क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस लिख दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम्हारा, 10j कैप। तो अब मुझे बताओ वर्क डन कितना आएगा, 150। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर सिर्फ वाई एक्सिस के फोर्स को कंसीडर करना है। फोर्स तो तीनों में लग रहे हैं, लेकिन जो वर्क की डेफिनेशन है उसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या दूसरी डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बेसिक डेफिनेशन। तो 150 आएगा जो कहां दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो। अब ये सवाल में फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है, बराबर। तो वेरिएबल है तो ये फोर्स वेरिएबल है, मतलब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक देखो, फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इज इन मीटर, वर्क डन बाय द फोर्स टू मूव इन द पार्टिकल y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक। तो मतलब मेरे पास में वर्क डन जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन 20 प्लस 10y और dy। क्यों dy, क्योंकि फोर्स को हमको कहां, वर्क डन कहां से कहां चाहिए, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक, इसलिए हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। इतना क्लियर है, यदि इतना क्लियर है तो W बराबर आएगा 20 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 20y प्लस इसका कितना आ जाएगा, 5y स्क्वायर। कैसे किया, 10y स्क्वायर बाई 2, तो 10y स्क्वायर बाई 2 को मैंने लिख दिया है क्या, 5y स्क्वायर। लिमिट पुट कर दोगे तो W कितना आ जाएगा बेटा, 20 प्लस 5
और -0 दैट इज 25 जूल। आ रहा है? बराबर है? यस, श्योर है ना? वेरी गुड। लिखने की टेंशन मत लो भाई, नहीं तो पता लगा तुम लिखने के लिए बैठे होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें सिर्फ समझना है, रिकॉलिंग है, तुम्हें डीपीएस के थ्रू तुम्हें सवालों की प्रैक्टिस करनी है, किताब के थ्रू एक बार देखना है, पीवाईक्यू देखने, बस उतना ही। हाँ भाई, a force F on a particle moving in a straight line varies with the distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर। ग्राफ ही नहीं है इसका, एक बार मैं देख लेता हूं मेरे नोट्स में कोई ग्राफ दिया है क्या इसका? अच्छा, ऐसा है ये ग्राफ हम बना रहे हैं। अब ऑप्शन भी दिए गए हैं, देखो ये ऐसे दिया गया है, ग्राफ को देख लो एक बार। ये यहां से यहां तक ऐसे है, फिर ये ऐसे दिया गया, ऐसे ही दिया, इतना ही दिया है ग्राफ। मतलब चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, यहां से यहां तक, फिर ये डॉट 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 डॉट। बोलो, तो हमें क्या चाहिए बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर तक। तो मैं क्या करूंगा? सीधा सीधा एरिया। अब एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, जो यहां पर मुझे बतानी थी इंपॉर्टेंट, वो ये है, एग्जामिनर क्या करता है, जैसे मैंने यहां पे 12 मीटर लिखा है। अब देखो यहां पे बच्चा जो पहली गलती करने वाला है वो पता है क्या करने वाला है? वो इस एरिया को भी कंसीडर करेगा, जो कि नहीं करना है। दूसरी बात क्या होती है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जैसे यहां पे ऐसे ग्राफ बना के दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एग्जामिनर के फेवरेट ग्राफ हैं। इसमें वो क्या करता है, यहां पे कुछ डेटा लिखा, यहां पे कुछ डेटा लिखा, यहां पर भी कुछ डेटा लिखा, मतलब मैंने ये डॉट डॉट लाइन बना दी है, पर वो जनरली बनाता नहीं है। उसने बोला ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, तो वो 12 की जगह वो 8 तक या 10 तक ही पूछ लेता है। और हमारा क्या होता है, हम इतने फास्ट फॉरवर्ड वे में होते हैं, इतने फास्ट, हमें टेंशन हो रही होती कि पेपर छूट ना जाए, और उस जल्दबाजी में हमें ना पढ़ना ही भूल जाते हैं, ग्राफ कहां तक दिया है, एग्जामिनर ने कहां तक पूछा है। ये वो सवाल हैं जो हाथ के सवाल हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। यही तुम्हारी रैंक को डिसाइड करते हैं, जो सिली मिस्टेक तुम करते हो। ठीक है, तो बोलो इसमें एरिया निकालेंगे, ये पहला और ये दूसरा, बस इतना ही निकालना है। इसका एरिया कितना आएगा भाई? ये रेक्टेंगल है, 7 में से 3 गए तो 4 × 2, ये तो आएगा 8, और ये कितना आएगा? हाफ इंटू बेस, 12 में से 7 गए 5, और हाइट है 2, मतलब ये आएगा 5। तो आंसर कितना आएगा? 8 और 5 13, 13 जूल। इजी है। इसी तरह के ही सवाल आने हैं, जबरदस्ती टेंशन नहीं लेनी है। हाँ भाई, 10 5 0.1। देखो सवाल ऐसा है, हमारे पास में एक बॉडी है जिसका मास है यहां पर 10 kg का, इस पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है 50 न्यूटन का, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। इसके कारण ये बॉडी जो है ये डिस्प्लेस हुई है तुम्हारी 5 मीटर। कितनी डिस्प्लेस हुई है? 5 मीटर डिस्प्लेस हुई है 10 kg की ये बॉडी है, इस फोर्स के कारण, F बराबर 50 न्यूटन के कारण। यहां पर सवाल ये है, फाइंड वर्क डन बाई। अब जो जो फोर्सेस यहां पर हो सकते हैं उन सबके वर्क डन निकालने हैं। एक सवाल में मैं बहुत सारे सवालों को कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कहानी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? सीधा सीधा यदि मैं यहां पर लिखता हूं तो मैं पहला वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा, बताना जरा बेटा। देखो ये 50 न्यूटन का फोर्स 5 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो कॉस थीटा की वैल्यू +1, और ऐसा होगा, इसका मतलब वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। कितना आएगा बेटा? 50 × 5, बोलो कितना हो गया? 250, सॉरी 5 पंजे सही है, सही है, हाँ
दूसरा यहां पर देखो और कौन कौन से फोर्सेस है बेटा इस पिक्चर में। एक है इसका वेट। वेट कितना है? 100 न्यूटन। तो मैं दूसरा सवाल यहां पर तुमसे पूछ सकता हूं, वो है बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितना आएगा? देखो वर्क फोर्स है 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 5 इंटू 0 क्यों किया? क्योंकि देखो ये ग्रेविटेशनल वेट और ये एंगल कितने का है? 90। ग्रेविटेशनल फोर्स इधर इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90, तो आंसर 0। अच्छा एक और फोर्स देखो यहां पर, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे लगेगी? तो मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूं तीसरा सवाल, कौन सा? कि भैया वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आएगा? अगेन 100 इंटू 5 इंटू 0, ये भी 0 क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 बराबर। अच्छा और कौन सा फोर्स यहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है? फ्रिक्शन। तो भैया देखो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो कितनी आएगी? म्यू एन। तो 0.1 इंटू 100 मतलब आ गई 10 न्यूटन। अर्थात फ्रिक्शन का फोर्स तुम्हारा लग रहा है यहां पर 10 न्यूटन का। एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन बड़ा है, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन छोटा है, अर्थात बॉडी चलेगी। बराबर है। तो अब मुझे यहां पर अगला क्या निकालना है बेटा? चौथा सवाल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बोलो कितना आएगा? तो फ्रिक्शन का फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5 न्यूटन का, और डायरेक्शन अपोजिट इसलिए -1, तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का 50 जूल, माइनस का 50 जूल। समझ में आ रहा है? अब और कोई बचा है क्या फोर्स जो यहां पर दिख रहा हो? यदि मैं ध्यान से देखूं, देखो ये है तुम्हारी 10 केजी की बॉडी बराबर। इस पर आइडियली यदि मैं देखूं तो देखो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा था एफ एक्सटर्नल, कितने न्यूटन का था? 50 न्यूटन का बराबर। और एक इस डायरेक्शन में लगा था फ्रिक्शन का फोर्स जो है 10 न्यूटन का। अर्थात क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का? बोलो कह सकता हूं। अर्थात मुझसे यहां पर एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है, फाइंड द वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो अब कितना आएगा? 40 इंटू 5 इंटू 1, बोलो कितना आएगा? 200 बराबर है। इससे क्या है, अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैंने ये पूछ लिए एक ही में, वो हो सकता है ऐसा कर दे, क्या कर दे? मैच दी कॉलम टाइप का बना दे, किसका क्या है करके, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे बन रहे हैं। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक 0 का आंसर है, तो 4 ऑप्शन बन रहे हैं, 4 फोर्सेस के नाम लिख दिए, मैच दी कॉलम का क्वेश्चन बना दिया। ओके, ये था तुम्हारा वर्क डन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं बेटा एनर्जी में। अब एनर्जी की कहानी क्या है? द एबिलिटी टू डू द वर्क। एबिलिटी टू डू द वर्क, उसे हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। एबिलिटी टू डू द वर्क को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। अब एनर्जी जो हमें यहां पर बात करनी है वो है तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी, इस चैप्टर में मेनली बराबर है। अब मैकेनिकल एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी बेटा? एक होगी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी और एक होगी तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही पढ़ाया होगा। काइनेटिक एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास सीधी सीधी आ जाएगी 12mv²। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के कारण बॉडी के पास जो एनर्जी है उसी को हम क्या कहने वाले हैं? काइनेटिक एनर्जी कहने वाले हैं। क्या कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि रेस्ट में है। रुकी हुई बॉडी के पास कभी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। क्या रुकी हुई बॉडी के पास एनर्जी हो सकती है? हाँ एनर्जी हो सकती है। कौन सी होगी? पोटेंशियल। कौन सी होगी? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या डिफाइन किया है? द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन और पोजीशन। कॉन्फिगरेशन और
पोजीशन, मतलब बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया है उसके कारण जो उसके पास एनर्जी होगी, या फिर उसकी एक रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में जो उसकी पोजीशन होगी। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास में हमें फिर से दो पार्ट्स डिस्कस करने हैं। एक है तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है तुम्हारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या बोलेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगी, mg, और ये वाली आ जाएगी हाफ kx²। ठीक है, तो समरी तो यही है, पर कुछ एक दो पॉइंट मैंने शायद लिखे होंगे तो मैं इसमें आपको तो मैं यहां पर बता, अच्छा नहीं लिखे, डायरेक्ट सीधा सवाल ही है। हाँ भाई, ये सवाल तुम्हारा देखा हुआ सवाल होना चाहिए, वैसे तो आंसर याद ही होगा। बताओ क्या आंसर है। बोलो। अरे ये तो देखा हुआ होगा। An engine pumps water continuously through a hose. Water leaves the hose. Water leaves the hose. Again दो बार लिखा गया वो. With a velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? तो भैया जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ टोटल मास और उसकी स्पीड। लेकिन जो टोटल मास है वो कितना है बेटा, स्मॉल m इंटू वी। क्यों, स्मॉल m उसने क्या दिया यहां पे, पर यूनिट लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड, मतलब पर यूनिट स्पीड में उसका मास m है, तो m इंटू वी बना के टोटल मास बन जाएगा ये v²। तो ये आंसर आएगा हाफ mv²। pyq है ये। तो देखो pyq रिपीट होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हर पेपर में भर भर के सब pyq आएंगे, ऐसा नहीं होता है। पर एक या दो pyq ऐसे हो, पेपर में एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट वो रिपीट करा देते, एक या दो, पूरे पेपर में मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स में दो आ गए हर बार, नहीं, ऐसे होता तो फिर बच्चों के लिए पेपर बहुत आसान हो जाते। पर पीवाईक्यू इसलिए देखने चाहिए क्योंकि उससे क्या सिर्फ डेटा बदलता है, बाकी सवाल लगभग सेम रहते हैं। चलो आगे अगला सवाल देखो। हाँ भाई, a ball of mass 2 kg and another of mass 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building after a fall of 30 feet each towards earth. Their respective kinetic energy will be in the ratio. सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि भैया देखो ये हमारे पास में 60 फीट का क्या है, 60 फीट का क्या है टावर। यहां से तुमने दो बॉलों को गिराया है, एक है तुम्हारी 2 kg वाली और एक है तुम्हारी 4 kg वाली, दोनों को गिरा दिया। फिर वो क्या बोल रहा है, आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट, तो भैया यहां से वो 30 फीट की हाइट पे आ गई, कौन, बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2। तो मैंने बोला ये रही तुम्हारी ये वाली और ये रही तुम्हारी दूसरी वाली। तो अब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, मतलब इसको यदि मैं K1 मानूं इसको K2 मानूं, तो K1:K2 हमें चाहिए। बोलो कैसे आएगा, तो भैया देखो K1/K2 क्या आएगा, हाफ m1v1² अपॉन हाफ m2v2²। अच्छा दोनों की स्पीड सेम होगी या अलग अलग होगी, स्पीड सेम होनी चाहिए ना, स्पीड तो सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए भाई, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी या v² इक्वल टू u² प्लस 2as, तो v बराबर √2gh। भाई इसका v कितना आएगा, √2gh, इसका भी √2gh, दोनों 30-30 फीट गिरे हैं। चेंज किसमें, बस मास में है। तो यहां पर मैं सिंपल सी बात ये कहूंगा कि भैया v1 और v2 गए, हाफ और हाफ गए, तो ये आएगा सिर्फ और सिर्फ m1/m2, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल। बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल ऐसे ही पूछे जाने की संभावना है। अगला सवाल देखो,
अब देखो ये सवाल कई बार है ना, तो मैं मोशन इन अ प्लेन में भी पढ़ाते हैं, लेकिन रिपीटर्स को ये सवाल मोशन इन अ प्लेन में ही करा देते। क्यों? क्योंकि उन्हें मोमेंटम, एनर्जी सब कुछ पता रहता है। चलो क्या सवाल है? A particle of mass capital M is moving in a horizontal circle of radius r with uniform speed v. When it moves from one point to a diametrically opposite point, तो क्या होगा? देखो भाई कहानी ये है कि ये तुम्हारे पास में एक सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? r। एक पार्टिकल है जो इस सर्कल पे चल रहा था और उसने क्या किया, यहां से चलना चालू किया और यहां से चलते 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 वो यहां पर आ गया है, बराबर t बराबर 0 पे यहां पर है और यहां पर उसकी फाइनल पोजीशन है, बराबर यही है। अब उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड v से चल रहा है। तो वो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय mv²/4, पहला ऑप्शन। तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है तुम्हारी हाफ mv²। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या? स्पीड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो सर्कुलर मोशन में क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब ये ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन गए। अब बचे कौन कौन से? बी और सी। अब अगला सवाल है मोमेंटम डज नॉट चेंज और मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv। अब दो ही ऑप्शन बचे। तो मोमेंटम क्या है? देखो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी थी और मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस जगह पर इसकी स्पीड v है, तो वेलोसिटी क्या होगी? v इनिशियल बराबर मैं लिख दूं v और j कैप, और जब ये पार्टिकल यहां पर आएगा तो इसका v फाइनल वेक्टर कितना आएगा? माइनस वी जे कैप। क्यों? इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? हो रहा ना भाई, यहां प्लस वी जे कैप है, यहां माइनस वी जे कैप है। तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है। वेक्टर है मतलब इसके पास क्या क्या चीजें हैं? एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। अब सोच, तुम्हारे यदि वेलोसिटी को बदलना है, मैं इसको अकेले को बदल दूं मैग्नीट्यूड को, तो वेलोसिटी बदलेगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मतलब स्पीड तुम्हारी 5 थी, 5 से 10 कर दी तो वेलोसिटी बदली। अब मान ले एक इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला पहले 5 आई कैप है, मतलब कोई पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है और वो अचानक से मुड़ के वो नॉर्थ में चलने लग गया, तो क्या अब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा? भाई यहाँ 5 आई कैप है, यहाँ 5 जी कैप है, डायरेक्शन चेंज हुई ना। तो डायरेक्शन भी यदि चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, और दोनों को चेंज कर दूंगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहां पर वेलोसिटी में चेंज होगा। तो भैया P इनिशियल वेक्टर कितना आ जाएगा? एम वी जे कैप, और P फाइनल वेक्टर कितना आ जाएगा फिर? M माइनस का V और J कैप। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा भाई? माइनस एम वी जे कैप माइनस एम वी आई वी जे कैप। ये वाला माइनस इसका है और ये वाला माइनस V फाइनल माइनस वाला वो है, तो ये कितना आ जाएगा? -2mv जे कैप। अब इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो कितना आ जाएगा? 2mv। तो मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv। क्लियर है? वेरी गुड। चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ करो सवाल, पढ़ो। मास ऑफ बकेट फुल ऑफ वाटर इज 15 kg। एक पानी की बकेट है जिसको यदि पानी से फुल भर दिया जाए तो उसका मास कितना आ रहा है? 15। इट इज बीइंग पुल्ड अप फ्रॉम अ 15 मीटर डीप वेल। 15 मीटर गहरे कुएं से उसको खींचा जा रहा है। ड्यू टू अ होल इन द बकेट 6 kg वाटर फ्लोज आउट ऑफ द बकेट। इसके कारण उसमें से 6 किलो पानी क्या हो गया? बह गया। द वर्क डन इन ड्रॉइंग द बकेट आउट ऑफ द वेल। तो अब ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला सवाल हो गया, वर्क डन। तो अब देखो कहानी क्या है,
कि जब मेरी यदि बकेट में होल नहीं होता, मेरी बकेट में होल नहीं होता तो वर्क डन कितना आ जाता, mgh। तो भैया m कितना होता, 15 होता, g 10 होता और h कितना है 15 होता, 15 15 225 और 0, तो ये आंसर आ जाता बराबर। लेकिन मेरी बकेट में होल है और उसमें से कितना पानी बाहर जा रहा है, 6 kg। मतलब यदि इनिशियली देखूं तो मेरे पास पानी है 15 kg और जब बकेट बाहर आ रही है तो फाइनली पानी 6 किलो गया, मतलब है कितना 9 kg। तो सवाल ये है कि अब मैं मास लूं कितना, 6 लूं या 15 लूं। 15 तो नहीं ले सकता क्योंकि पानी ऊपर आते आते कम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक जो मानी जाती है वो है एवरेज। मतलब हम क्या बोलते हैं कि यहां 15 है, यहां 9 है, तो भाई यहां पे कहीं 14 होगा तो इससे पहले कहीं 10 भी होगा, फिर यहां पे कहीं 13 होगा तो कहीं 11 होगा और बीच में 12 आ रहा है, तो हम सीधा एवरेज लेते हैं। तो हम बोलते हैं इस ऐसे सवालों में मास को एवरेज आउट कर लेते हैं। तो एवरेज कितना आएगा, 15 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, तो 24/2 दैट इज 12 kg। अब बोलो वर्क डन कितना आ जाएगा, m g और h। तो बोलो कितना आएगा, 15 इंटू 12 180, 1800 जूल। सवाल समझ में आया। इन्होंने देखो एक आंसर पता क्या देने चाहिए थे ऑप्शन मेरे से, ये 2100 की जगह 2250 देना चाहिए था इसमें एक ऑप्शन, तब थोड़ा अच्छा लगता। सोचो ना, जिसने 9 से निकाला तो 15 नंबर, ऑप्शन थोड़े से बनाने चाहिए थे। हाँ भाई, अगला सवाल। मेरे को लगता है 15 सवाल तो मैं अभी तक वैसे ही करा चुका हूँ। मैं तो बोल रहा था 20 से बहुत ज्यादा सवाल है ये। हाँ, ये देखो क्या सवाल है। फॉर द पाथ पी क्यू आर इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। पी क्यू आर कुछ नहीं, ट्राइंगल है बस। ये ट्राइंगल मैं यहां पे बना देता हूं। इन्होंने एक ट्राइंगल बना के दे दिया बस ऐसे, यहां पे लिखा है P, यहां लिखा है Q, यहां लिखा है R। ये तो यहां बना दूं क्या, इसको दिख नहीं रहा होगा तो दिख तो नहीं रहा होगा ऑनलाइन में, मेरे को मालूम है स्क्रीन पे ये सब सफेद वाला दिखता नहीं है। तुम तो सवाल को करो, मैं तो ये इनको बना के दे रहा हूं तब तक। सवाल क्या है, फॉर द पाथ पी क्यू आर इन द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अमाउंट वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम P टू Q। वर्क डन फ्रॉम P टू Q कितना दिया गया है, 5, और Q टू R दिया गया है 2 जूल। द वर्क डन इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम P टू R, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाया है लेकिन उन्होंने वैल्यूज नहीं दी है, नहीं तो तुम 3 4 5 कर लेते। अब क्या होगा, सवाल में हिंट दे रखी है, ध्यान से देखना है बस। सवाल खुद बताता है कि मैं कैसे होऊंगा, कैसे होगा। ये सवाल कह रहा है तुमसे कि फॉर द पाथ पी क्यू आर इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और कंजर्वेटिव को हमने कैसे बताया था, एक लूप का टोटल वर्क डन 0, मतलब W पी क्यू प्लस W क्यू आर प्लस W आर पी क्या हो जाएगा, 0। तो भैया देखो 5 प्लस 2 प्लस WRP आ गया 0। तो वर्क डन फ्रॉम R से P कितना आएगा, -7। R से P -7 है, तो हमसे क्या पूछा है, P से R, तो कितना आएगा +7। नहीं समझा बाउंसर, बहुत छोटे सवाल है ये, आसान है, पर ईमानदारी से मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे इनको गलत करके आएंगे जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके हिले हुए हैं तो आपकी दुनिया भी हिली हुई है एक तरह से। चलो अगला है यहां पर कंपैरिजन ऑफ हार्ड स्प्रिंग एंड सॉफ्ट स्प्रिंग।
तो भैया हार्ड स्प्रिंग और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए तुम्हें क्या याद होना चाहिए कि हार्ड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा होता है कंपेयर टू सॉफ्ट स्प्रिंग, और इसके कारण क्या होता है कि यदि तुमने सेम फोर्स अप्लाई किया, क्या किया, सेम फोर्स यदि अप्लाई किया तो एलोंगेशन किसमें ज्यादा होगा, सॉफ्ट में या हार्ड में, सॉफ्ट में। फिर से मैं बोल देता हूं, मैंने वहां पे लिखा हुआ है, नहीं है तो तुम लिख सकते हो, फॉर सेम फोर्स, फोर्स यदि सेम है तो एलोंगेशन इन सॉफ्ट स्प्रिंग विल बी मोर कंपेयर टू हार्ड स्प्रिंग। इसका रीजन क्या है, रीजन है कि के ऑफ हार्ड स्प्रिंग ज्यादा होता है के ऑफ सॉफ्ट स्प्रिंग, या फिर के ऑफ सॉफ्ट स्प्रिंग कम होता है कंपेयर टू के ऑफ हार्ड स्प्रिंग। एसर्शन रीजन का सवाल बनाया जा सकता है। मैं सोच रहा हूं अगले साल मेरी एक एसर्शन रीजन की बुक निकाल दूं। मैं लेक्चर में बहुत एसर्शन रीजन बताते हुए चलता हूं, यहां पे बना सकते हैं, यहां पे बना सकते हैं, यहां पे बना सकते हैं। अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं फटाफट से। हमारा टारगेट है 1.5 घंटे के अंदर में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। हाँ भाई, अब देखो ये सवाल पीवाईक्यू है जहां तक मुझे याद है। लो, मेरा को पानी नहीं आया अभी तक। हेलो, हाँ करो फटाफट। Two similar springs P and Q have spring constant Kp and Kq such that Kp बड़ा है Kq से। इसका मतलब P वाली स्प्रिंग हार्ड स्प्रिंग है, Q वाली सॉफ्ट स्प्रिंग है। They are stretched first by the same amount, सेम अमाउंट से उनको क्या किया है, स्ट्रेच किया है। देन बाय द सेम फोर्स, केस बी, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग WP एंड WQ क्या होंगे। अब देखो पहला केस क्या है, सेम अमाउंट है, मतलब सेम अमाउंट का मतलब क्या हो गया, एलोंगेशन या कंप्रेशन क्या हुआ होगा, सेम। तो वर्क डन जो आएगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर, बोलो अब के किसका बड़ा है, पी का, तो मतलब पहले केस में WP बड़ा होगा WQ से। समझ में आया। अब दूसरे केस में उन्होंने क्या बोला है, दूसरे केस में उन्होंने बोला है फोर्स क्या है, सेम। अब यदि फोर्स सेम है तो सेम फोर्स के लिए एलोंगेशन किसका ज्यादा होगा, सॉफ्ट का। मतलब केस बी में के क्यू बड़ा होगा के, सॉरी एक्स क्यू बड़ा होगा एक्स पी से, तो मतलब वर्क डन किसका बड़ा हो जाएगा, क्यू का पी से। आंसर पहला, WP ग्रेटर देन क्यू, WQ ग्रेटर देन पी। आसान है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये अगेन ये PYQ टाइप का सवाल है, ये 2-3 साल पहले भी पूछा जा चुका है, आगे फिर से पूछे जा सकते हैं जब पेपर को इजी रखना है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो भैया देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो U जो है तुम्हारा प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर का। तो भैया देखो
u अपॉन u डैश, बोलो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, मतलब 4/64, 116। बोलो सही बात है ना। तो u डैश कितना आ जाएगा, 16u। ओरली सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल ओरली हो जाएंगे। हाँ अगला सवाल देखो, ये फिर से ले गया क्या। टू स्प्रिंग्स ए एंड बी हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड के बी, के कितना है 2 kb, आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। फोर्स क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड का। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज ई ए, देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी विल बी, बोलो कितनी होगी। भाई देखो यू ए अपॉन यू बी कितना आएगा, हाफ के ए एक्स ए का स्क्वायर अपॉन हाफ के बी और एक्स बी का स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है, ए की एनर्जी क्या है, ई ए, मैंने यू ए लिख दी है, कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज उसने जो दे दी है, तो मैं वो क्या दे दी है, के ए बराबर 2 के बी। तो भैया देखो हाफ तो गया, के ई की जगह मैं क्या लिख दूं, 2 के बी अपॉन के बी। अब क्या रह गया, एक्स का रिलेशन। उसने क्या बोला है, दोनों का फोर्स सेम है, मतलब एफ ए बराबर है एफ बी। तो क्या हो जाएगा, के ए एक्स ए बराबर आएगा के बी। अब देखो के ए की जगह मैं क्या लिख दूं, 2 के बी, एक्स ए बराबर के बी और एक्स बी। तो के बी कैंसल, तो एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा, 2xa। तो भैया देखो यहां आएगा 2xa का स्क्वायर और यहां आएगा xa का स्क्वायर। क्या मैं कैंसल आउट कर सकता हूं, केबी से केबी गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो ये बचेगा 2/4, दैट इज 1/2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इधर जाएगा, तो यू बी बराबर क्या आ गया, 2ua। सवाल खत्म, कर पा रहे हो पक्का। हाँ भाई, रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, किसी को पता है। F बराबर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को लिखा जाता है माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ U। इसको हम लिख सकते हैं F वेक्टर बराबर माइनस du/dr। यदि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, और इसका अर्थ इसे हम लिखेंगे माइनस डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप प्लस डबा यू बाई डबा वाई जे कैप प्लस डबा यू बाई डबा जेड के कैप। ये डबा यू बाई डबा एक्स का क्या मतलब है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो वाई एंड जेड क्या होंगे यहां पर, कांस्टेंट। आता है ना, यही कहानी है रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगली कहानी है इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम की कहानी यहां पर जो है उसे रिलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी से। अब ध्यान से देखना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, F बराबर माइनस का du/dr, यही लिखता है, यही लिखे हैं हम, ये तो पता है। अब यदि मुझे इक्विलिब्रियम बोला है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, F नेट बराबर 0। F को यदि मैं 0 लिख दूं यहां से
तो इसका मतलब du बाई डी आर क्या होगा, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व में स्लोप जहां पर 0 होगा, क्या 0 होगा, स्लोप, वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ कर्व में स्लोप जहां 0 होगा वहां पर होगा इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम के होंगे 3 टाइप, कौन कौन से, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, बराबर। तो स्टेबल की कहानी क्या है, यदि इक्विलिब्रियम स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, du बाई डी आर तो तीनों के लिए क्या होगा, 0 ही होगा। ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इसको समझना है ना, तो तुम्हें इसको एक एग्जांपल ऐसे समझाते हैं। देखो क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम उसे बोलते हैं जहां पर, जैसे मान लो ये कटोरी में ऐसे बॉल रखी है, तो ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। इसको यदि मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं और छोड़ दूं तो क्या होगा, क्या ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल। लेकिन जो अनस्टेबल होता है उसमें क्या है, कटोरी को ऐसे उल्टा रख दिया और मैंने बॉल को अब इसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो अब क्या होगा, अब यदि मैं इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं तो क्या ये बॉल अपनी पोजीशन को छोड़ के चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। और तीसरा वाला जो है न्यूट्रल, इसमें क्या है कि ये यहां पर है, बॉल को यदि मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं तो भी वो इसी लेवल पे रहेगी, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, उसने एक नई इक्विलिब्रियम की पोजीशन को गेन कर लिया। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं कि यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो जो सेकंड डेरिवेटिव होता है d2u बाई डी आर स्क्वायर, ये मिनिमा है, तो ये क्या आएगा, मैक्स, मिनिमा कैसे, मिनिमा है ना, ये वाला मैक्सिमा है, तो यहां पर d2u बाई डी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 या नेगेटिव। और यहां पर d2u बाई डी आर स्क्वायर क्या आएगा, इक्वल टू, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इस पर ये एक सवाल है, अब ये जो है जेई का सवाल है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते। क्या सवाल पूछा गया है, अ पार्टिकल इन अ सर्टन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दी है और क्या पूछा है, फोर्स, करना क्या है, डिफरेंशिएशन। तो एफ वेक्टर बराबर माइनस तो आएगा बाहर, डबा यू बाई डबा एक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। मैं इसको जरा यहां लिख लूं 20xy अपॉन जेड, है ना, मेरे को इतने दूर दिख नहीं रहा है। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1, बचा हुआ कांस्टेंट, तो यह आएगा 20y अपॉन जेड और आई कैप, प्लस अगली बार किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के, तो y का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो क्या बच गया, 20x अपॉन जेड और जे कैप प्लस, अब देखो x और y तो कांस्टेंट है, तो 20xy तो एज इट इज आ गया। अब 1 बाई जेड का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, और ये आ गया के कैप। अब मैच कर लो, देखो क्या होगा, मेरा पहला ऑप्शन में तीनों प्लस हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में देखो माइनस माइनस और प्लस है, ये हो सकता है। तीसरे में माइनस 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 है, तो देखो ये माइनस और ये माइनस से ये प्लस होना चाहिए, मतलब पहले दो माइनस और तीसरा प्लस होना चाहिए, तो ये वाला गया, फिर प्लस प्लस और माइनस, तो ये भी गया। मैं निकाल के भी लिख सकता हूं, देखो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो यह आएगा -20y अपॉन जेड आई कैप माइनस 20x अपॉन जेड जे कैप, और माइनस हो जाएगा प्लस 20xy अपॉन जेड स्क्वायर के कैप। अब इसमें सवाल थोड़ा सा आगे और जा सकता है, क्या जा सकता है बेटा, फोर्स एट पूछ लिया, मान लो उसने 1, 2,
1। तो अब क्या करेंगे, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 1 रख सकते हो। ओके, ऐसा ही सेम रिलेशन तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, E वेक्टर बराबर माइनस dv बाई dr, याद है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलता है ये, ठीक है। चलो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है भैया? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल बोलती है वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब इस ऑल में कौन कौन आते हैं? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। स्यूडो वीडो भी आते हैं, लेकिन स्यूडो क्या सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मतलब का होता है, इसलिए उसको अलग से टेंशन देने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव में आ गया, अरे बात समझ में आ रही है? ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंजर्वेटिव में आ गया। भाई मेनली तुम्हारे फोर्स के दो ही टाइप है ना, और एक एक्सटर्नल आ जाता है, तो तुम्हारे पास में इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल। ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब इसके बाद की कहानी ये है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया यहां से देखो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, मैं इसे लिख सकता हूं कि U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब तुम्हारे पास में जो इक्वेशन थी वो क्या थी? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल को मारो गोली, तो ये आ गया तुम्हारे पास K फाइनल माइनस K कंजर्वेटिव की जगह मैं लिख दूं यहां पर U इनिशियल माइनस U फाइनल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, क्या ये K फाइनल माइनस K इनिशियल आ जाएगा? बोलो बात सही है? लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखो ये इधर आके इसमें जुड़ जाएगा और वो वाला इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, तो इट इंप्लाइज वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। तो ये तुम्हारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन निकालने का डायरेक्ट तरीका हो गया, ये कंजर्वेटिव का हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गई। अब यहां पर हम एक पॉइंट और बोलते हैं, वो क्या है कि यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, यदि सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव 0। तो भैया therefore I can say total energy initial will be equal to total energy final, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। ऐसी पढ़ी है कि कुछ और पढ़ा था? एक आध वर्डिंग इधर उधर हुई होगी बस। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहा हूं मैं। लो सवाल, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें डेटा बदल के इस बार आने की एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूं एक आध दो साल में। देखो सवाल क्या है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग अ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, टेक G कांस्टेंट विद अ वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। बताओ क्या आएगा फटाफट। देखो ये है तुम्हारा ग्राउंड, ये क्या है? ग्राउंड है, और ये 1 किलोमीटर की क्या है? हाइट है, ये बात तय है। और यहां पर तुम्हारे पास में एक रेन ड्रॉप है ना? अब ये जो रेन ड्रॉप है 1 ग्राम की है और 1 किलोमीटर की हाइट से गिर रही है, मतलब इसका मास भी तुम्हें पता है।
अब यहां पर पूछा है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो देखो ये है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना m g और डिस्प्लेसमेंट h है, तो भैया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा 1 ग्राम इंटू जी कितना है 10 और हाइट 1 किलोमीटर, तो बोलो कितना आ जाएगा 10 जूल। क्यों? फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। अब यहां पर दूसरा पूछा रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? तो नॉन कंजर्वेटिव है तो मैंने अभी तुम्हें क्या सिखाया, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। फाइनल टोटल एनर्जी कितनी है बेटा? 0 क्यों है? 50 मीटर पर सेकंड से उसने हिट किया ना यहां पे आके, तो हाफ m 1 और v का स्क्वायर 50 इंटू 50, यहां काइनेटिक एनर्जी है, माइनस इनिशियल क्या है टोटल, टोटल इनिशियल क्या है पोटेंशियल mgh के बराबर, ये है हमारे पास सीधा 10, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बोलो कितना आ जाएगा यहां पे, देखो एक और एक 2 जीरो से तो ये गई तो -1, ये पचम 25, 25/2 मतलब 12.5, एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा तो मैं सीधा 1.25 लिख दूं तो कोई बुराई है क्या? -10, बोलो कितना आ गया -8.75 जूल। खत्म। ये 2018 में या 19 में कहीं तो भी पूछा था, 18 या हो सकता है 17 में ही पूछ लिया हो, पर 18 के आसपास मुझे याद आ रहा है क्योंकि तभी मैंने जस्ट बायोमेंटर ज्वाइन ही किया था, तभी मैंने सवाल किया था। तो ज्वाइन करते ही पेपर हुआ था, तब मैंने सवाल सॉल्व किया था, ऐसी कुछ मतलब नए नए फेज में था। खैर हाँ, लिखो दो फटाफट। 1 घंटे से ऊपर हो गया और आधी स्लाइड्स ही हुई हैं। स्पीड अप। और मैंने आज लेक्चर में सवाल ज्यादा हैं क्योंकि इसमें थियरी कम क्वेश्चंस ही ज्यादा होते हैं। हो गया? चलो हाँ, अगला सवाल देखो क्या है। A force acts on a 30-gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by this, where x is in meter, t in second of work done during the first 4 सेकेंड। वर्क डन पूछा है फर्स्ट 4 सेकेंड में, कैसे निकालूं? फोर्स तो दिया ही नहीं है, पोजीशन दे रखी है, तो भैया पोजीशन से मुझे क्या मिल सकता है? एक्सेलरेशन। तो बोलो v कितना लिखूं पहले? 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, और वेलोसिटी से क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन -8 प्लस 6t बराबर है, ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से मुझे क्या मिल सकता है? फोर्स। फोर्स कैसे आएगा? मास का मल्टीप्लाई। याद आ रहा है कुछ कुछ? अब यहां पर फोर्स जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? टाइम पर। तो वर्क डन कितना आएगा बोलो? क्या करूं? इंटीग्रेशन? वेरिएबल है ना फोर्स तो। अरे फोर्स वेरिएबल है या नहीं है? मास का मैं बाद में मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या दिक्कत है? फोर्स तो वेरिएबल है, तो क्या मैं इंटीग्रेशन कर दूं? हाँ या ना? ना। क्यों? यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैंने इंटीग्रेशन सिखाया था वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड होना चाहिए था। यहां कौन है? टाइम। तो अब मैं क्या करूं? तो मुझे यहां पर पूछा वर्क डन, मैंने अभी वर्क डन की वर्क एनर्जी थ्योरम सीखी। क्या?
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एक्चुअली मुझे ये एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी से काम हो जाएगा। कैसे बोलो? द वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब t बराबर 0 पर और t बराबर 4 पर वेलोसिटी निकाल लू तो v एट 0 कितनी आएगी 3 और v एट 4 कितनी आएगी 3 माइनस 8 चौक 32 प्लस 4 जगह 16 16 32 16 दी 48। बोलो कितना आएगा v4? 32 16 16 में से 16 और 3 19। सही है क्या? हो गया क्या? तो यहां पर वर्क डन कितना आ जाएगा? हाफ एम। एम कितना है 30, ग्राम में है तो 10 टू द पावर -3 और वी फाइनल 19 का स्क्वायर माइनस इनिशियल 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आना चाहिए। बोलो कितना आ रहा होगा? तो W बराबर, मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूं, इसको भी नहीं छेड़ रहा हूं, इसको भी देखो, इसको तो सीधा मिली में आ जाएगा तो इसको तो छोड़ दो। 10 टू द पावर -3 देखो सब में मिली मिली लिखा हुआ है, 3 ऑप्शन मिली वाले और एक ही ये वाला है, तो रहने देते हैं अभी, तो पता नहीं क्या होगा। 19 का स्क्वायर 361, वेरी गुड, और 3 का 9, तो 361 माइनस 9 करोगे तो 352, ये आ गया तुम्हारा 352। अब 2 से काट लो, इसको काटो या इसको काटो, इसको काटना ज्यादा आसान रहेगा। 1 7 6 और 3 से मल्टीप्लाई, तो W कितना आएगा 0, 3 6 18 8 1 3 7 21 और 1 22 2 3 और 1 2 5 और इनटू 10 टू द पावर -3। कुछ तो भी गड़बड़ी हुई है हमसे। अच्छा वही आ रहा है ना पहला वाला ही, देखो कैसे पहला वाला ही आ गया, ये 3 जीरो से ये यहां पर पॉइंट लग जाएगा तो 5.28 जूल, यही है। अगला सवाल देखो, ये PYQ है अभी 2023 का। A particle is released from height s from the surface of earth at a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy। देखो क्या हो रहा है, PYQ लगाएं कि नहीं लगाएं? ये है एक टावर, इसकी हाइट क्या है? अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s, मतलब इसकी हाइट क्या है s है। यहां से तुमने इसे किया ड्रॉप, किसी सर्टन हाइट पर क्या हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैंने बोला भैया देखो, ये वो जगह मैं मान लेता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के। इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैं मान लूं यदि ये h गिरा है तो ये होगा s माइनस h। The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively। तो एक काम करता हूं, मैं नीचे वाली को h मान लेता हूं, क्यों, उसने नीचे से पूछी है, तो ये क्या बचेगी s माइनस h। अब बोलो क्या होगा? मैं क्या बोलूं, हर चीज तो मैं ही बोले जा रहा हूं इतनी देर से। पता है फीलिंग पूरी वही रिकॉर्डिंग वाली चल रही है मेरी, बस मैं देख तुम लोग की तरफ रहा हूं, कर मैं ही रहा हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तुम एक भी नहीं बता रहे हो। क्या कर सकते हैं, देखो ये अर्थ की सरफेस के पास में है, मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम रहेगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी ना। तो अब देखो यहां पर यदि मैं बात करूं तो इस जगह पर इसके पास होगी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, और वो होगी कितनी mgs।
और यहां पर उसके पास काइनेटिक जो है वो इस पोटेंशियल की 3 गुना है, पर यहां पर भी उसके पास काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। अरे दोनों होंगी ना। तो अब यहां पर कुछ काइनेटिक और कुछ पोटेंशियल होगी, तो यहां पर मैं पोटेंशियल तो बता सकता हूं कितनी होगी बेटा, एम जी और एच। तो काइनेटिक कितनी होगी, 3 टाइम्स पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 mgh। मतलब इस जगह पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी 4 mgh। बराबर है क्या। अब चूंकि ये ग्रेविटी के अंदर में है इसलिए एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो भैया mgs विल बी इक्वल टू 4 mgh। तो बोलो h कितना आ गया, s/4। इतना क्लियर। अब दूसरी चीज क्या है, उसने क्या पूछा है, स्पीड कहां से निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो उसने बोला है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। अब लेकिन h की जगह क्या आ जाएगा, s/4। तो अब यहां ध्यान दो, ये हो गया m से m कैंसल, तो v²/2 बराबर 3g और h की जगह s/4। तो अब यहां पर क्या कट जाएगा बेटा, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 2 बार, तो यहां पर आ गया v² बराबर आ गया 3gs/2। तो बोलो v कितना आएगा, √3gs/2। बोलो कौन सा आंसर सही है फिर, s/4 और √3gs/2। अब देखो ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन देखो कितना सा फर्क है, s/4 √3gs/2 और यहां देखो √3gs ऊपर है 2 नीचे है। मतलब जल्दबाजी में पढ़ने में भी गलती होगी तो गलत हो जाएगा सवाल। क्लियर है। चलो आगे आते हैं। हाँ भाई अगला सवाल। अब देखो ये एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड सवाल चल रहे हैं। A mass of 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant K. The maximum compression of the spring would be। क्या कहानी हो रही है, ये कहानी ये हो रही है कि देखो ये ऐसे यहां पर और यहां पर एक क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे, है ना। और तुम्हारे पास में क्या है, एक बॉल है जो चलते हुए आ रही है यहां से, ऐसी है। इसका मास दिया है 0.5 kg की बॉल है, इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये चलती हुई आ रही है और इससे टकरा रही है, इसका के दिया है तुम्हें 50 न्यूटन पर मीटर। अब देखो इस डायग्राम को यदि मैं देखूं तो यहां पर इनिशियली क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जब ये इससे टकराएगी तो ये इसको क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी इतना सा ऐसे, बराबर। और जब ये कंप्रेस होगी तो बॉल तो रुक जाएगी, लेकिन स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस। मतलब यहां पर स्प्रिंग के पास कौन सी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी स्प्रिंग में। तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा क्या, हाँ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है और वहां पर कंजर्वेटिव होता है। तो भैया आपने लगाया हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ तो पहले उड़ा दो, एम कितना 0.5, वी कितना 1.5 इंटू 1.5 बराबर के कितना 50 और एक्स स्क्वायर। अब देखो इस सवाल को करते समय थोड़ा सा ध्यान दो, वो क्या है कि देखो यहां स्क्वायर आने वाला है, इसका रूट लेंगे। तो भैया मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई है क्या, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 50, सही है ना। अब यहां पर क्या हो सकता है, ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 5 से 5 उड़ा लो। अब देखो, अब यदि मैं रूट ले लूं तो ये दो 1.5 में से एक 1.5 बचेगा और दो जीरो में से नीचे एक जीरो बचेगी। मतलब आंसर आ गया 0.15 मीटर, ऑप्शन नंबर ए।
जल्दबाजी में 1.5 लग सकता है। बोलो क्लियर है? हाँ भाई, वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो ये दो रिजल्ट है, इनको डायरेक्टली याद कर लेना, इस पे मैं सवाल नहीं करा रहा हूं क्योंकि आज तक कभी पूछा ही नहीं गया है। आज तक नहीं पूछा है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहानी ये है कि तुम्हारे पास में ये है टेबल, इस पर तुमने क्या लगा रखी है, एक चेन लगा रखी है ऐसे। इस चेन की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, एल। चेन की टोटल लेंथ कितनी है, एल है। तो इसका जो है एल बाई एन हिस्सा नीचे लटका हुआ है। अब यदि मैं इसे खींच के ऊपर लेके जाना चाहता हूं, टोटल लेंथ एल है, लेंथ कितनी है टोटल एल, उसका 1/n, एल बाई एन हिस्सा नीचे लटका हुआ है। तो हमने इसको खींच के ऊपर ले गए तो वर्क डन होगा mgl/2n², सीधा सीधा mgl/2n²। बस अब तुमसे l/n ढंग से निकलते आना चाहिए, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में l/n नहीं, देखो l/n² है यहां पर। तो ये कितना लटका है ये जरूरी है ढंग से सॉल्व करना। समझ में आ रहा है? और यदि इसको छोड़ दिया जाए, मतलब ये स्मूथ सरफेस होती है और इस चेन को छोड़ दिया जाए, तो जब ये खड़ी होगी तो उसकी स्पीड होगी √GL 1 - 1/n²। तो ये सिर्फ रिजल्ट के तौर पे याद रख लो, बाकी इस पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी मेरे साइड से तो बहुत कम है। फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि क्या होता है कई बार भूले भटके अपनी किस्मत इतनी खराब हो जाती है कि जिसको हम बोलते हैं यार इसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, वही पता लगा आ जाए एकदम से। तो प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत कम है, इसके आने की संभावना न्यूनतम नगण्य है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही अलग टाइप का व्यक्ति इस पेपर को फ्रेम ना कर रहा हो। ठीक है, अब मुझे लगता है इसके बाद है पावर। पावर का क्या मतलब है भाई, पावर का क्या मतलब है, पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क में। अब देखो इसमें पावर के जो 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, एक तो हो गया तुम्हारा वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी जूल पर सेकेंड, सबको आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैट। अब इसमें जो सवाल आते हैं, एक सवाल तो आता है तुम्हारा mgh/t, ये कौन सी वैरायटी है, एक m मास को h हाइट तक उठाना है, t समय में तो पावर कितनी चाहिए, या फिर एक h गहराई के गड्ढे से m मास को निकालना है t समय में तो पावर कितनी चाहिए। दूसरा इसमें आता है पावर को, देखो वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाएगी वेलोसिटी, तो P बराबर होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, पावर। बोलो ये क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले पावर में बेसिक चीजें हैं, बहुत टाइम पास हमें नहीं करना है। देखो इसमें पहला सवाल मैंने तुम्हें यहां पर लिख के दिया है, अगेन अच्छा सवाल है, सवाल करो। मेरे को पानी खत्म हो गया, मेरे को पानी लाना है, माइक को यहीं छोड़ जाऊं, एक ही मिनट में आ रहा हूं, फटाफट हो जाएगा ये सवाल।
नहीं आएगा। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड। देखो ये क्या चीज दे रखी है तुमको, m/t टू ऑपरेट अ टर्बाइन। 60 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा है। द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाई द टर्बाइन। जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो देखो ऐसा होगा कुछ सिस्टम की, ये देखो ये टर्बाइन हो गई तुम्हारी, इस पे ये ब्लेड लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर कहानी क्या है कि ये टरबाइन का लेवल हुआ तो पानी कहीं 60 मीटर की हाइट से पानी गिरा है, तो टरबाइन में 10% का लॉस हो रहा है। तो भैया पानी के पास पहले कितनी एनर्जी और कितनी ये है भाई, इसके पास यहां से वाटर गिर रहा है, वाटर के पास इस समय कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो यहां से गिरेगा इस पर तो कौन सी बन जाएगी, काइनेटिक बनेगी, और वही एनर्जी को ये क्या करेगा, यहां से ट्रांसमिट करेगा। लेकिन जब वो ट्रांसमिट करेगा तो 10% क्या हो गया, लॉस। तो पहली बात तो है ही कितनी पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh, तो बोलो m कितना। अब देखो उसने m/t दिया है, मतलब तुम्हें क्या मिल जाएगी, इनपुट पावर कितनी मिलेगी, 15, 10 और हाइट 60, 15 6 की 90, 2 0 9 9000 वैट, मतलब 9 किलो वैट है तुम्हारी इनपुट पावर। अब तुमसे सवाल में देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच पावर इज जनरेटेड। तो भैया 9 में से 10% इसका क्या हो जाएगा, लॉस। तो आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आएगा P इनपुट माइनस 10% लॉस। तो इनपुट है 9 माइनस 10/100 इंटू 9, बोलो कितना आएगा, 8.1 किलोवाट। खत्म सवाल। आई बात समझ में। अब ये लॉजिकल टाइप का सवाल है। अब देखो एग्जामिनर चाहे तो अब इस सवाल में ऐसा भी तो पूछ सकता है कि उसको घुमाना ही है, तो उसने बोला भैया 8.1 किलोवाट की पावर जनरेट हुई है 10% लॉस के कारण, समझना जरा। तो अब तुम ये बताओ कि पानी कितने हाइट से गिरा होगा यदि उसकी रेट है इतनी, तो हो गया खतरनाक सवाल। जब सीधे चल रहे थे तो आसान आसान लग रहा था, लेकिन इसी को खतरनाक बनाने तो उल्टा कर देगा। मतलब उसने बोल दिया कि भैया 8.1 किलोवाट की तो पावर जनरेट हो रही है 10% लॉस के कारण, बस फैल जाएंगे आधे लोग, क्योंकि मैथ्स है फिर। अब जिसकी मैथ स्ट्रांग होगी वो कर लेगा, जिसकी मैथ्स कमजोर होगी वो नहीं कर पाएगा। अब देखो ये अगला सवाल है, ये सवाल की कहानी क्या है, मैं इसमें हिंट दे रहा हूं, मैं इसको करवा नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि अब थोड़ा सा हमको स्पीड अप करना पड़ेगा, 1-1.25 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। कहानी क्या है देखो, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of a time dependent force, फोर्स दिया है, where I cap j cap unit vector along xy axis, what power will be developed by the force at time t। अब मैं क्या करूं, पावर पूछी है तो भैया पावर का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, फिर फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। अब फोर्स तो पता है, वेलोसिटी कहां से आएगी, मास दिया है 1 kg, तो क्या एक्सेलरेशन मुझे कितना आएगा, फोर्स डिवाइड बाय मास, तो एक्सेलरेशन आ गया 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेशन 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप और डॉट dt। वेलोसिटी आ जाएगी क्या मेरे को यहां से, बोलो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी। ये फोर्स है मेरे पास, दोनों का क्या कर दूं, डॉट प्रोडक्ट। यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करो, ये तुम्हारा फोर्स है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तुम्हें क्या मिल जाएगी, पावर। मैं इसमें सवाल को नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं सीधा। रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, वैसे तो इसको हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी करा देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार यहां पर कर रहे हैं। मोमेंटम
मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो भैया के बराबर क्या आता है, पी स्क्वायर बाई 2m, और p बराबर क्या आता है, अंडर द रूट ऑफ 2mk। अब देखो ये कहानी हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसके कारण हम यहां से ये कह देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p स्क्वायर के, और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ k के। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं यदि पेपर आसान आया तो। जैसे यहां पर ये सवाल है, अब ये परसेंटेज वाले सवाल नीट के बच्चों के अक्सर गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं है। इन सवालों में जो ट्रिक है ना वो कुछ भी नहीं है, टू और बाई की ट्रिक है। जब बाई बोला हो तो इसका मतलब है फाइनल बराबर इनिशियल प्लस बाई, और जब भी सवालों में टू बोला हो, क्या बोला हो, टू, तो टू के सवालों में फाइनल मतलब ही टू वाला जो डेटा है वो होता है बस। जैसे इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, इसका मतलब मैं ये मान लूं कि के इनिशियल यदि के है तो के फाइनल क्या होगी, इनिशियल में 300% इंक्रीमेंट है इसलिए प्लस ऑफ के, ये खेल है बस। तो के फाइनल कितना आ जाएगा, के प्लस 300, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड, ऑफ की जगह इनटू के, तो के फाइनल आ गया तुम्हारे पास 4k। बस यहां पर गलती हो जाती है, दैट्स इट। अब क्या करना है, अब उसने क्या बोला है, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी है तो मोमेंटम में क्या होगा, तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। क्यों, के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, तो भैया मैं लिख सकता हूं कि के बाई के डैश बराबर पी बाई पी डैश, के अपॉन 4k, पी कितना है, पी, तो पी डैश। सही है क्या, सही है क्या, अरे भाई स्क्वायर हो गए, ध्यान से देखो ना, के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो यहां से देखो के से के कटेगा तो रूट ले लेंगे तो पी डैश बराबर आएगा 2p। बोलो, तो ये फाइनल आ गई, ये इनिशियल को p माना था, तो मुझसे क्या पूछा, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा बोलो, तो परसेंटेज चेंज जो आएगा वो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो फाइनल है p डैश मतलब 2p, माइनस इनिशियल हमने p माना था अपॉन p इंटू 100, बोलो कितना आ जाएगा, 100%। अब यहां पर 100% से इंक्रीज होगी, इंक्रीज्ड बाई 100%। इसके आंसर देखो क्या होंगे, इसके जो, अब इसका पूरा जो खेल है ना, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा इंक्रीज्ड टू 200%, इंक्रीज्ड बाई 100%, बिकम ट्वाइस। ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं, बस यही खेल है जो हमें समझ में आना जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि यदि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफाइन करते हैं dp वेक्टर बाई dt, तो यदि इसको मैं जीरो कर दूं, किसको, एक्सटर्नल फोर्स को, तो भैया dp वेक्टर बाई dt क्या होगा, जीरो, इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। ये कहानी। अब इसके 3 एग्जाम्पल, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इस पर जो पूछे जाते हैं, एक होता है रिकॉइल ऑफ गन। अब रिकॉइल ऑफ गन वो सवाल है जो 9th क्लास से तुम पढ़ते आ रहे हो, गोली चलाई बंदूक पीछे हटेगी, है ना,
दूसरा आता है इसमें एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की कहानी क्या है? एक बॉम्ब है, रखा हुआ है, रखे रखे फट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए। तो इसमें क्या एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट हम साथ में यूज करते हैं, इसलिए मैं यहीं पे पढ़ाता हूं। तीसरा है तुम्हारा कोलिजन, तीसरा है तुम्हारा कोलिजन। ये 3 कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं रिकॉइल ऑफ गन तो बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं, सीधा हम एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब और कोलिजन पे बात करेंगे, और एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में भी डायरेक्ट सवाल करेंगे कि मोमेंटम कंजर्व रहना है। अब मोमेंटम कंजर्व रहना है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर, बराबर, यही कहानी है। अब बम जब फटेगा तो रखा हुआ बम यदि फट रहा है तो उसका मास तो कुछ भी हो, लेकिन रखा हुआ है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनली मास के टुकड़े होंगे, उसी से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन में नहीं करा रहा हूं, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब पे हम सीधी बात करने वाले हैं। देखो भाई, कहानी ये है कि ये तुम्हारा एक बॉम्ब जिसका मास m था, ये रेस्ट पर था, ये फट गया। इसमें जनरली 2 वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं। पहली वैरायटी कौन सी आती है? एक m1 मास है, इसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा m2 मास है, इसकी वेलोसिटी v2 है। एक तो ये वैरायटी आती है। दूसरी वैरायटी कौन सी बनती है? यहां पर रखा हुआ बम ही फट रहा है, पर इसमें 2 टुकड़े तो आइडेंटिकल परपेंडिकुलर चले गए। 2 टुकड़े कैसे गए? परपेंडिकुलर, और एक टुकड़ा इधर गया। इसको मैं मान लेता हूं इसका मास है m1, इसकी स्पीड है v1, दूसरा टुकड़ा है m2, इसकी स्पीड है v2। जो तीसरा टुकड़ा है उसका मास तो होगा m3, और इसकी स्पीड ही पूछी जाती है जनरली। जनरली मैं बोल रहा हूं। अब जो तुम्हारी फर्स्ट वैरायटी है, ये वाली फर्स्ट वैरायटी में तो क्या हो गया? m इंटू 0, क्योंकि रखा हुआ है। जरूरी नहीं कि रखा हुआ ही हो, चल भी सकता है। मैं मान लो रेस्ट या वेलोसिटी कुछ भी हो, तो या तो m इंटू 0 होगा या m इंटू v वैक्टर होगा। ध्यान रखना यहां पे इक्वल टू क्या आएगा? m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर। ये फर्स्ट वैरायटी। इस वाली वैरायटी में तो मैं सिंपल सी बात है कि भैया इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना आएगा? p1 बराबर आएगा m1 v1, और इसका मोमेंटम आएगा p2 बराबर m2 v2। लेकिन ये जो सवाल है ना दूसरी वैरायटी का, इसमें बम हमेशा रेस्ट पर ही होता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि उसे मालूम है कि सवाल का पैटर्न क्या है, पता है? देखो, अब ये मोमेंटम और ये मोमेंटम दोनों वेक्टर वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर द रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। और ये किसने के बराबर आएगा? m3 v3 के। दैट विल बी इक्वल टू m3 v3। तो यहां से ये सवाल सॉल्व होता है। आया समझ में? यही 2 वैरायटी मैक्सिमम पूछी जाती हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में। सवाल का पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट कर दिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल बन सकता है। कैसे? यहां से फेंका, मिड पॉइंट पे जाके 2 टुकड़े हो गए, बन सकता है। लॉजिक है पूरा। तुमको ये पढ़ाए, ये तो पढ़ाया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन वाले, नहीं पढ़ाए, छोड़ो फिर। देखो, ये जैसे मैंने सवाल दिया, फटाफट 1-2 सवाल इसके निपटाएंगे, फिर उसके बाद हम वर्क एनर्जी पावर में कोलिजन करेंगे, और फिर हमको लेना है एक ब्रेक। ब्रेक क्यों चाहिए? वो लेक्चर कॉपी करके अपलोड भी तो करना है। लेक्चर कॉपी होने तक के लिए ब्रेक चाहिए, और उतनी देर में माइक भी दोबारा चार्ज हो जाएंगे थोड़े से। तो 15 मिनट मान के चलो लगभग अपन ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। 15 मिनट में पानी पी लेना जितना पीना है। सर्कुलर मोशन 45 मिनट। तो उसमें क्या था, हमको क्या जिंदगी भर की पढ़ाई थोड़ी करनी है। अभी जिंदगी भर की पढ़ाई करनी होती तो सर्कुलर मोशन 8-10 घंटे चलता है। हमें क्विक रिवाइज करना है। पेपर कब है? 21 जून को। आज क्या तारीख है? 22 मई है ना शायद, 23 मई है आज। आज 23 तारीख है। तो किस स्पीड से चलना होगा? मेरा टारगेट तो था 31 मई तक पूरा खत्म करने का, हो नहीं पा रहा वो अलग बात है, पर 2-3 दिन ही तो आगे बढ़ाऊं, कोशिश तो करूंगा ना खत्म करना है।
चलो भाई, an object flying in air with velocity suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5। इसका मतलब देखो मैं क्या करता हूं, ये एक बड़ा मास है और इसके दो छोटे टुकड़े हुए, एक 1 है एक 5 है, तो इसको मैं 6 ले लूं क्या भाई? 1:5 के दो टुकड़े हुए तो इसका मतलब इनिशियल 6 ही होना चाहिए ना, तभी तो 1:5 बना होगा। इसकी वेलोसिटी तो मैं दे रखी है कितनी, 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप। फिर उसने क्या बोला, स्मॉलर मास। अब यहां ध्यान रखना, स्मॉलर मतलब छोटा वाला, छोटे वाले की दे दी बेटा कितनी, 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप, और इसकी वेलोसिटी तुमसे पूछ ली। तो क्या करूं मैं, इसका मोमेंटम कितना आएगा, 120 आई कैप प्लस 150 जे कैप माइनस 72 के कैप बराबर इसका 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप, और प्लस क्या आएगा इसका 5 पी वेक्टर। बोलो सही बात है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो तुम ओरली सोच सकते हो कैसे, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 में से 100 गए, कितना बचा 20, और डिवाइड बाई 5 होगा क्या, मतलब 4 आना चाहिए पहले। एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है, तो बाकी सॉल्व करके दिमाग ही क्यों लगाना है। अब यहां पर गलती क्या और बच्चे कर सकते हैं भाई, पता नहीं, कुछ भी गलती कर सकते हैं, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। स्पीड एग्जाम में यही तो करना है, पूरा थोड़ी सॉल्व कर करके देखना है। पहला ऑप्शन मैच कर गया, बात खत्म। हाँ देखो अब ये एक अगला सवाल, वैरायटी को आइडेंटिफाई करो बस। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आगे 3 टुकड़े, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर। आया वही कॉन्सेप्ट, 2 परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तीसरा कहीं जा रहा होगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg मूव विद स्पीड ऑफ 12 मीटर और दूसरा 2 kg का 8 मीटर। मतलब देखो कहानी ऐसे है क्या, एक 1 वाला जा रहा है 12 से और 2 वाला जा रहा है 8 से। फिर उसने क्या बोला, इफ द थर्ड पार्ट इसका मास, उसने बोला थर्ड वाले का मास क्या होगा यदि इसकी स्पीड कितनी है 4। मैंने तुम्हें ये बोला कि मास देगा और स्पीड पूछेगा, उसने स्पीड दे दी, मास पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है बोलो, m इंटू 4 बराबर अंडर दी रूट ऑफ 8 दूना 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इतनी ही स्पीड में करना है तो 4m बराबर भाई 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 256 144, 44 56 300 400, 400 का रूट 20, तो m कितना आ जाएगा 5 kg। आ गया ओरली। तो ये दो ही वैरायटी मेजर पूछी जाती है जो मैंने यहां पर तुम्हें बताई थी। एक कौन सी कि भैया वो रेस्ट पर है या कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, उसके दो टुकड़े हुए, एक m1 उसकी वेलोसिटी v1, एक m2 इसकी वेलोसिटी v2। तो या तो m इंटू 0 होगा या m इंटू v वेक्टर, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। दूसरी वैरायटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भैया एक रखा हुआ बम है और इसको रखा हुआ ही देंगे रेस्ट पे ही, ये अचानक से फटेगा और इसके 3 टुकड़े कराएगा, 3 में से 2 को परपेंडिकुलर भेजेगा, 3 में से 2 को परपेंडिकुलर भेजेगा और तीसरे में से या तो मास या वेलोसिटी पूछेगा। इसमें तो यही करना है, m1 v1 का स्क्वायर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर m3 v3। इतनी सी ट्रिक है, बस इस पे सवाल होते हैं ये। कोलिजन, लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग अपने आज के लेक्चर के, कोलिजन। अब देखो कोलिजन की कहानी क्या है बोलो, कुछ तो तुम्हें भी पता होगी। हाँ भाई देखो
कोलिजन में हम सिंपल सी बात है, जो हम टाइप से डिफाइन करते हैं, पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। कौन कौन से? एक तो होता है तुम्हारा हेड ऑन और दूसरा होता है ऑब्लिक। इसी को तुम 1D और इसे 2D। दूसरा जो टाइप डिफाइन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कौन कौन से करते हो बेटा? एक को कहते हो इलास्टिक, इनइलास्टिक और प्लास्टिक, है ना। इसी का दूसरे नाम तुम इसको क्या बोलते हो? परफेक्टली इलास्टिक। इसे क्या बोलते हो? पार्शियल इलास्टिक या पार्शियल इनइलास्टिक। और इसे क्या बोलते हो? परफेक्ट इनइलास्टिक। अरे भाई यही बोलते हो ना। अच्छा, इनमें खास बात क्या है? यहां पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, यहां पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, यहां पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ही होगा। लेकिन ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर है? एनर्जी कंजर्वेशन। तो भैया यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, यहां काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। अब यहां पर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिख दो लॉस। यहां लॉस होगा और यहां पर भी लॉस होगा। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें जो लॉस होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। अब ये जो लॉस हो रहा है वो किस बात पर डिफाइंड होता है? ई पर। ई क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम क्या कहते हैं? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस। इसके लिए E कितना होता है? 1। इसके लिए 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, और इसके लिए E, अर्थात हम इसमें क्या बोलते हैं? ये जो लास्ट वाला है इसमें दोनों बॉडी चिपक के कंबाइनली ट्रेवल करती है, यही कहानी है। अब हम क्या करते हैं, एक बात समझ लो। अब ये ऑब्लिक कोलिजन वगैरह और ये हेड ऑन, तो अब इसमें हम क्या करते हैं? पहले हम पढ़ते हैं परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, फिर हम पढ़ते हैं पार्शियल इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, फिर ये वाला इसके साथ में। हम ऐसा नहीं करने वाले, हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाने वाले हैं, ध्यान से समझना। देखो बेटा, ये है तुम्हारा M1, ये चल रहा है U1 से, ये है तुम्हारा M2 और ये चल रहा है U2 से। तो यहां पर कहीं इनमें क्या होगा? कोलिजन होगा या नहीं होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद में फिर क्या होगा? ये तुम्हारा M1 वाला चलेगा V1 से और M2 वाला चलेगा तुम्हारा V2 से। अब मैं ये बोलता हूं, यदि कोलिजन होना है, कोलिजन होने के लिए क्या U1 ग्रेटर देन U2 होना चाहिए? भाई ये ज्यादा होगा तभी कोलिजन होगा, दोनों एक डायरेक्शन में है तो। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हुई तो माइनस साइन होगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ज्यादा कौन बड़ा है। और ये सेपरेशन हो रही है तो सेपरेशन में भैया V2 ग्रेटर देन V1 आएगा। अब इसके बाद देखो, रटने वाली चीजें भी बहुत सारी होती है, मैं तुम्हें सीधा फॉर्मूला रटा रहा हूं कि भैया देखो V1 बराबर, V1 जो आएगा वो आएगा P इनिशियल प्लस PM2 U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस का M2, और V2 जो आएगा वो आएगा P इनिशियल प्लस का EM1 और U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस का M2। तुमने जो फॉर्मूले पढ़े होंगे तुमने कुछ अलग पढ़े होंगे। M1 क्या बोले उसको, अब मुझे वो याद भी नहीं आ रहे हैं, मैंने इसको याद रखा हुआ है, मैं इसी से मन में निकाल लेता हूं। अब इसमें क्या है देखो सुनो, तीनों के लिए एक साथ सवाल हो गए। कैसे? अब तुम सोचे रही E की जगह मैं 1 रख दूं, यदि E की जगह 1 रख दूं तो ये कौन सा हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक। यदि E की कुछ वैल्यू दे दी तो क्या हो जाएगा? पार्शियल इलास्टिक या इन इलास्टिक। और E की जगह यदि मैं 0 लिख दूं तो क्या ये
प्लास्टिक बोल सकता हूं डायरेक्ट। अब E की जगह 0 रख दोगे तो इधर का पूरा 0, तो ये कॉम्बाइंड वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 से चलेगा। बस यहां पर ध्यान क्या रखना है, एक ही चीज का ध्यान रखना है कि भैया राइट साइड पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट साइड नेगेटिव लेना है। किसको? u1 u2 को, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। जो मेरा शुरुआत से मैंने तुम्हें पहले उस दिन भी बताया था, मेरा नियम ये कहता है कि, मेरा नहीं है पर क्या होता है ना, कई बार हम बहुत सारी अलग अलग चीजों को याद नहीं रख पाते, तो मैं तो ऐसे खड़ा होता हूं, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो भैया बॉडी चल रही है, सिंपल सवाल बन जाएंगे। हाँ, अब इसके बाद इसमें कुछ स्टैंडर्ड केस आते हैं। कौन कौन से? जैसे परफेक्टली इलास्टिक में केस आता है यदि दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज। कुछ याद है? इल्ले कुछ याद नहीं है। मास सेम होने पर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं, याद है या नहीं? सुना है कुछ कुछ ऐसा? एक फैन मेरे लिए चाहिए स्पेशल, तो काम बन जाए, इनसे हवा नहीं आती। ये फॉर्मूले तुमने नहीं देखे हो तो लिख लो। अब एक दो सवाल और करा देता हूं कोलिजन पे, चैप्टर खत्म। तुमने पढ़ा होगा m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे वाले। ये डायरेक्ट है, शॉर्टकट। पी इनिशियल का मतलब समझ में आ रहा है? इनिशियल मोमेंटम। पर यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में रखना है। और पी इनिशियल का मतलब है यहां पर m1 u1 प्लस m2 u2, और ये वेक्टोरियली चलते हैं इसलिए राइट लेफ्ट ध्यान रखना है। वेलोसिटी है ना कि स्पीड। पॉइंट क्या बताया था मैंने? परफेक्टली इलास्टिक में यदि मास सेम हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, याद है ना? ये फॉर्मूला तुमने पहली बार देखे क्या? ये वाले नहीं देखे? और वो पूरे के नीचे डिवाइड लगा ले, नहीं तो फिर गलती हो जाएंगी। ये पूरा डिवाइड के नीचे आएगा। और ये क्या लिखा है? ये क्या है? हाँ, ऊपर वाला बचा है। एक सवाल ओरली कराऊं कि डायरेक्ट सवाल ही कराऊं? एक बना के सवाल कर लेंगे हम। मान लेते हैं ये है 2 kg का, ये जा रहा है, मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड से, यहां पर है 4 kg का, ये जा रहा है, नहीं यार इनका मोमेंटम सेम हो जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और सोचो E की वैल्यू है 0.5, तो बताओ ये 2 kg वाले की स्पीड कितनी आएगी और ये 4 kg वाले की स्पीड कितनी आएगी? हाँ भाई, तो करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें P इनिशियल निकालना है। तो कितना आएगा? 2 इंटू 8 प्लस, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 4 इंटू 3, 4 8 दूना 16 और 4 दिया 12, 16 और 12 28, ये आ गया 28। अब तो V1 क्या लिखा मैंने? P इनिशियल प्लस EM2 और U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस का M2। बोलो P इनिशियल कितना आएगा? 28 प्लस E कितना है? 0.5 मतलब हाफ। अब देखो जब ये 1 होता है ना, मैं यहां पे 2 लिखता हूं। M2 कितना है? 4 इंटू, अब जब ये M2 है तो U2 माइनस U1 है, तो U2 कितना है? 3 माइनस 8 अपॉन 4 और 2 6। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और V2 कितना लिखना है? फिर V2 लिखेंगे P इनिशियल, ये तो कॉमन है, E तो एज इट इज है। अब जब ये 2 है तो यहां होता है मेरा 1, और जब ये 1 है तो मैं लिखता हूं U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2।
भाई एक बार वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये आएगा 28 प्लस ई 1/2, m1 है 2 और u1 है 8 माइनस 3 अपॉन 6। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो हमको एक दो और कर लेने हैं। हाँ भाई, लो भाई सवाल क्या है देखो। A ball moving with velocity 2 meter per second collides head on with another stationary ball of double the mass। मतलब यदि ये m की है और ये कितने से चल रही है, 2 से, दूसरी बॉल कितने की है, डबल द मास, और इसकी वेलोसिटी 0 है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, मतलब ये कौन सा कोलिजन है बेटा, इन इलास्टिक बेटा। प्लास्टिक क्यों है, ई की वैल्यू 0 होती है तब प्लास्टिक होता है। तो अब सवाल ये है कि ये m वाले की स्पीड v1 कितनी आएगी और ये 2m वाले की स्पीड v2 कितनी आएगी। तो मेरा तरीका तो भैया बिल्कुल सिंपल है, मैं पहले निकाल लेता हूं p इनिशियल। p इनिशियल कितना आएगा, m इंटू 2m प्लस 2m इंटू 0, तो ये आएगा 2m। तो मैंने लिखा v1 का फॉर्मूला p इनिशियल प्लस em2 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस का m2। बोलो कितना आएगा, p इनिशियल कितना है 2m प्लस e कितना है हाफ, m2 कितना है 2m, u2 कितना है 0 माइनस u1 कितना है 2, होल डिवाइडेड बाई m प्लस 2m कितना आएगा 3m। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा क्या हो रहा है, कुछ कटेगा क्या, ये 2 से 2 निपट लिया तो ये 2m माइनस 2m तो 0 हो गया, मतलब इसका तो आंसर क्या आएगा 0। अब पहले में पहला ऑप्शन 0 वाले कितने ऑप्शन सही हैं, एक ये है और एक ये है, मतलब ये गया और ये भी गया। अब v2 कितना लिखूंगा बेटा मैं, v2 लिखूंगा p इनिशियल प्लस em1 और u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस का m2। बोलो p इनिशियल कितना 2m प्लस e कितना हाफ, m1 m, u1 2 माइनस u2 0 अपॉन m1 प्लस m2 3m। अब यहां ध्यान दो क्या बचेगा, देखो ये तो 2m प्लस 2 से 2 कैंसिल तो ये बच गया m अपॉन 3m, तो 3m अपॉन 3m 1। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको आया होगा। एक सवाल और करा रहा हूं उसके बाद हम रुकेंगे। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। सवाल पढ़ो बताओ। A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m। इसका मतलब तुम्हारा डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, देखो ये है m वाला, ये चल रहा है, इसकी स्पीड अभी कुछ दी नहीं है तो हो सकता है आगे कहीं दी हो। कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक, मतलब ये तो 0 पे है ये पता है और इसका मास है 4m। उसके बाद क्या हुआ, कोलिजन हुआ, यहां पर E तुम्हारा है अननोन, फिर यहां पर है तुम्हारा एक ब्लॉक, लाइटर ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब ये m वाला ये आ गया 0 पर और ये 4m वाले के बारे में उसने कुछ बताया है क्या, आगे पढ़ते हैं। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, इनिशियल वाले की सॉरी लाइटर वाले की इनिशियल कितनी है v, तो आपको E बताना, ये सवाल में दिया है बराबर। तो बोलो मेरी अप्रोच क्या है, मेरी अप्रोच क्लियर है क्या, मैं पहले P इनिशियल निकाल लेता हूं, कितना आएगा बेटा m इंटू वी प्लस 4m इंटू 0, तो ये आएगा mb। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है तो मैं क्लियरली कि लाइटर वाला बाद में 0 हो रहा है, तो भैया क्या v1 बराबर 0 हो गया, तो v1 का फॉर्मूला क्या है, p इनिशियल प्लस em2
u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस का m2। अब p v1 को क्या कर दूं 0, तो ये किया मैंने 0, p इनिशियल की जगह लिख दिया mv प्लस e तो मैं निकालना है m2 कितना आएगा 4m, u2 माइनस u1 तो 0 माइनस v मतलब मैं माइनस v डायरेक्ट लिख दूं क्या, अपॉन m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा m प्लस 4m 5m। बोलो क्लियर। अब यहां पर इंटरेस्टिंगली एक बात देखो, वो क्या है, देखो m m m सब जगह कट जाएगा क्या, अरे m कट गए तो क्या बच गया, इट इंप्लाइज 0 बराबर v माइनस 4ev बोलो अपॉन 5। इतना क्लियर है क्या, तो 5 इधर जाएगा तो ये भी 0, तो 0 बराबर आएगा v माइनस 4ev। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं 4ev बराबर v से v कैंसल, तो e बराबर कितना आ गया 1/4 मतलब। अब सोचो ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो कितने आराम से हो गया। अब यदि ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो तुम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो v2 अननोन, दुनिया भर की चीजें अननोन, कहां दिमाग लगाना है। ये फॉर्मूला याद है, तुम्हारा सवाल बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे अभी हम नहीं कर रहे हैं। क्या है ना कि एक आध सवाल और होगा उसमें, लेकिन सफिशिएंट है जितना मुझे कराना था। और अभी तुम ले लो ब्रेक, ऑनलाइन वालों को तो ब्रेक का क्या कोई सेंस बनता नहीं है। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे सर्कुलर मोशन। लेक्चर कॉपी हो जाए, अपलोडिंग के लिए लगाना है बस मेरे को, है ना। उसके बाद हम सर्कुलर चालू करेंगे। तो ऑनलाइन वालों थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में सर्कुलर, और वो अभी होगा और आज ही अपलोड भी होगा। कोशिश करूंगा कि मैं आज ही अपलोड भी करूं।